Hello friends, welcome to CMA Student Corner. Myself Ritika Jangir. Today we are going to start our new series related to CMA Intermediate paper number 10, Cost and Financial Management. Under this subject we are going to complete full subject related to cost part also and FM पार्ट ऑल्सो। आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर FM पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। FM पार्ट के अंदर सबसे पहले मैं वेटेज अकॉर्डिंग जा रही हूँ, इसलिए मैंने स्टडी नोट नंबर 9 से स्टार्ट कर रही हूँ। स्टडी नोट 9 के अंदर अपने पास में 5 चैप्टर्स आते हैं। सबसे पहला आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दूसरा आता है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, थर्ड आता है अपने पास में डिविडेंड पॉलिसी, फोर्थ आता है लिवरेज एनालिसिस एंड फिफ्थ आता है EBIT और EPS इन डिफरेंट पॉइंट और लेवल कह सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर सबसे पहले अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है और साथ ही साथ उसके जितने भी प्रैक्टिकल आपको स्टडी मटेरियल के अंदर दे रखे हैं अपन वो कंप्लीट करेंगे। तो ये वीडियो बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड है। ओके, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर अगर आपसे मैं पूछूं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है, अगर एक सिंपल सेंस में अगर मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डेफिनेशन आपको बताऊं, वो ये, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करा है तो उस पे जो आपको मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न चाहिए ही चाहिए, जिससे कि आप अपने मीट कर पाओ जो भी रिक्वायर्ड इन्वेस्टर्स की रिक्वायर्ड रिटर्न को। ठीक है, मतलब ऐसे पढ़ सकते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट मस्ट बी अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इतना तो चाहिए ही चाहिए अपन को इस इन्वेस्टमेंट में, इन ऑर्डर टू मीट द रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर को रेट ऑफ रिटर्न चाहिए उसको मीट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कन्वर्ट एरिया ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रखता है अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस के अंदर और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ठीक है, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द फर्म ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है और जो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस होते हैं वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेते हैं फर्म पे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज यूज्ड एज अ क्रिएशन टू इवेल्युएट द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। जो अपने कैपिटल बजटिंग डिसीजन से अपने फर्म पे इम्पैक्ट आता है और उस डिसीजन को लेने के लिए अपन को कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। वेदर टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट और नॉट, अपन को ये डिसाइड करने के लिए होते हैं कि अपन को प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज टू यूज अ डिसीजन क्रिएशन ऑफ कैपिटल बजटिंग। सबसे मेन अगर अपन कॉन्सेप्ट मांगे इसका, ये रीज़न मांगे तो इसलिए होता है कि अपन इससे कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेने में हेल्प मिले। ये डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी थी। अब ये इसके अंदर सारी अलग अलग लोगों की दी हुई डेफिनेशंस है, सेम डेफिनेशंस दे रखी है विद अलग थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव, अपन ये देखते हैं। इट इज़ क्लियर दैट द अबव डेफिनेशन दैट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल is that minimum rate of return which the firm expected to earn on investment। अपन को ये चीज़ समझ में आ चुकी है अभी तक कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या है। ये एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है जो कि अपन को चाहिए ही चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट पे, जिससे अपन मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टर्स को मेंटेन करके रख सके, अपने मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर जो है उसको मेंटेन करके रख सके, अपने इन्वेस्टर्स को खुश रख सकें। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू ऑल्सो कंसिडर द अबव डेफिनेशन विद द 3 बेसिक एस्पेक्ट्स के साथ में कंसिडर करना चाहिए। सबसे पहले नॉट अ कॉस्ट एज सच, ये एक तरीके की कॉस्ट नहीं है, इट इज़ अ फैक्ट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट अ कॉस्ट एज सच, इट इज़ अ रेट ऑफ रिटर्न दैट द फर्म रिक्वायर्ड टू अर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट। ये कोई कॉस्ट नहीं है, कोई एडिशनल नहीं लग रहा है, ये एक रेट ऑफ रिटर्न है जो ये बताता है कि इतना अपन को अर्न करना है एक प्रोजेक्ट पे। नेक्स्ट आता है इट इज़ अ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। ये एक तरीके की मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है जो कि अपन को चाहिए होती है अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो अपनी मार्केट वैल्यू को ऑफ शेयर को मेंटेन करके रख सके। इट इज़ कंप्राइज ऑफ 3 कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट इसमें होते हैं, जो कि होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिटर्न ऑन जीरो रेट रिस्क लेवल, प्रीमियम ऑफ बिजनेस रिस्क और प्रीमियम ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, जिसमें ये जो पॉइंट है इसको मैं अभी आगे आपको प्रैक्टिकल पोर्शन के साथ में समझाती हूँ। नेक्स्ट अपने पास में आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों करना है, क्यों ज़रूरी है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फॉलोइंग एरियाज। इन एरियाज़ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
सबसे पहले आता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। जैसे कि अपन ने अभी पीछे पढ़ा था, कैपिटल बजटिंग डिसीजन के लिए अपन को कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रिक्वायर्ड होती है। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज यूज फॉर डिस्काउंटिंग कैश फ्लो अंडर नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी मैथड फॉर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, सो इट इज़ यूजफुल फॉर कैपिटल बजटिंग डिसीजन। देखिए, अब कैपिटल बजटिंग डिसीजंस क्या है ये तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन नहीं करूंगी। कैपिटल बजटिंग डिसीजन से लेके कैपिटल बजटिंग करके एक नया चैप्टर है आपके पास में, जब मैं उस चैप्टर को पढ़ाऊंगी तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस अभी के लिए आप इतना ध्यान में रखिए, जो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के लेने के लिए कुछ अपन को एनपीवी करके मेथड होता है, उसके अंदर अपन को कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट अप वी हैव कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन के अंदर आता है एन ऑप्टिमम कैपिटल इज दैट स्ट्रक्चर एट विच द वैल्यू ऑफ फर्म इज मैक्सिमम एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लोअर। एक बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन की बात करी जाए तो वो होता है जहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है, मैक्सिमम पे होती है, और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो मिनिमम मतलब सबसे लोएस्ट पे होती है। तो वो जो होता है वो बहुत सूटेबल ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर माना जाता है। नेक्स्ट अब वी हैव इवैल्यूएशन एंड फाइनल परफॉर्मेंस। इवैल्यूएट करना है अपन को फाइनल परफॉर्मेंस को। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज यूज टू इवैल्यूएट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट। ये टॉप मैनेजमेंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करने में हेल्प करता है। द एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी इज कंप्राइज विद द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ फंड्स एंड इन if profit is generated then the cost of capital for performance ना may be satisfactory। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास में अदर फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर काम आता है, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग सच फाइनेंशियल डिसीजन सच एज, जैसे अपन डिविडेंड का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करें, डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड, या मेकिंग द राइट इशू। इस पे से इन चीज़ों डिसीजंस को लेके के लिए अपन को कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अब अपन देखें क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर करें तो इसके अंदर अपन क्लासीफाई कर सकते हैं इन बेसिस पे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी क्लासीफाई एज फॉलोज। कैसे? सबसे पहले आती है अपने पास में हिस्टोरिकल कॉस्ट और फ्यूचर कॉस्ट। पहली बात तो हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो रिलेटेड टू पास्ट होती है, और फ्यूचर कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आगे आने वाली, एक सेंस में एस्टिमेटेड कॉस्ट कह सकते हैं अपन। While future cost are estimates cost as a guide to estimate the future cost। जो फ्यूचर में लगने वाली कॉस्ट है वो फ्यूचर कॉस्ट हो गई, हिस्टोरिकल कॉस्ट जो अपने पास में लगी है। स्पेसिफिक कॉस्ट एंड कंपोजिट कॉस्ट। स्पेसिफिक कॉस्ट जो होती है किसी स्पेसिफाइड कोर्स ऑफ कैपिटल के लिए होती है, वाइल कंपोजिट कॉस्ट इज कंबाइंड कॉस्ट। कंपोजिट कॉस्ट जो होती है वो एक तरीके से कंबाइंड कॉस्ट होती है ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ कैपिटल। कंपोजिट कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC कहते हैं इनको शॉर्ट फॉर्म के अंदर, और इससे रिलेटेड अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसके अंदर सॉल्व करेंगे अभी। शुड बी कंसिडर एज अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास में इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? एनी सोर्स ऑफ फाइनेंस इज द डिस्काउंट रेट विच इवेल्युएट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो बताता है इन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी टू कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है ये अभी अपन प्रैक्टिकल के टाइम पे पढ़ते हैं। और इम्प्लिसिट कॉस्ट की भी बात करी थी मैंने। इम्प्लिसिट कॉस्ट एक तरीके से अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है जो फॉरगोन नहीं कर सकते इन ऑर्डर टू टेक अप अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ठीक है, मतलब एक को छोड़ के अपन दूसरा लेते हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है वही होती है, तो वैसे। नेक्स्ट अब वी हैव एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होती है? एवरेज कॉस्ट इज अ कंबाइंड कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ कैपिटल। और मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो ये एवरेज कॉस्ट ऑफ न्यू एंड एडिशनल फंड जो रिक्वायर होता है फर्म को, उसके लिए होती है। मार्जिनल कॉस्ट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मार्जिनल कॉस्ट को अपन को इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन के लिए कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, अब अपने पास में आता है कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर अपन को KD कॉस्ट ऑफ डेप्थ की वैल्यू निकालनी होती है, KP कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी होती है। इसके लिए मैं आपको, आप एक बार रुकिए, देखिए
ये अब ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, मैं आपको इसमें से दिखाती हूँ। सबसे पहली बात, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होती है वो ऑलवेज कैलकुलेट करी जाती है परसेंटेज बेसिस पे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला होता है जो भी कॉस्ट है उसको अपन डिवाइड कर देते हैं कैपिटल से, इनटू कर देंगे 100 से। दैट इज मेथड नंबर 1। जो भी अपनी कॉस्ट है उसको डिवाइड कर दो कैपिटल से, इनटू कर दो 100 से, तो अपने पास में आ जाती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज में। अगर अपन दूसरे फॉर्मूला की बात करें, दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो अपन अभी क्वेश्चन में अभी जस्ट रीड भी करके आए हैं, वो मेथड नंबर 2 है। इसके लिए अपन को कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस प्लस कॉस्ट ऑफ डेप्थ करना पड़ता है। इसको अपन WACC को KO भी कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को KE से डिनोट कर सकते हैं, और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस को KP से डिनोट करते हैं, और कॉस्ट ऑफ डेप्थ को KD से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, अगर आप चाहो तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को ऐसे निकाल सकते हो, K इंटू E प्लस वी, E डिवाइडेड बाई वी। E जो है वैल्यू ऑफ इक्विटी है, डिवाइड कर देंगे V क्या है अपने पास में, V है टोटल कैपिटल से। इसी तरीके से P वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और D हो गया वैल्यू ऑफ डेप्थ। अगर आपको ये सारा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है तो डोंट वरी, अभी अपन क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो सब हो जाएगा। KO को अपन इस तरीके से भी डोनेट करते हैं, KO इज इक्वल्स टू KE इंटू WE प्लस KP इंटू WP इन प्लस KD इंटू WT। WE का मतलब है वेट ऑफ इक्विटी, जब भी अपन को वेट से रिलेटेड देंगे तब अपन इसको फॉलो करेंगे। वेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड वेट ऑफ डेप्थ। अगर वेट की बात करें कि वेट कैसे निकलता है, वेट अपना निकलता है जो भी अपना कैपिटल है उसको डिवाइड कर देता है टोटल कैपिटल से। फॉर एग्जांपल, अगर अपने 5 लाख की कैपिटल है और टोटल कैपिटल अपनी 10 लाख है, तो अपना वेट कितना हो गया, 0.5। ओके, अब अपन सबसे पहले सॉल्व करना सीखते हैं अपना कॉस्ट ऑफ डेप्थ। कॉस्ट ऑफ डेप्थ कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ डेप्थ जो होता है ना, 2 टाइप में निकाला जा सकता है। एक होता है रिडीमेबल डेप्थ और एक होता है इरिडीमेबल डेप्थ। रिडीमेबल डेप्थ जो है उसका फॉर्मूला है, और इरिडीमेबल, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इरिडीमेबल। इरिडीमेबल जो होता है बिफोर टैक्स भी कंप्यूट करा जाता है और आफ्टर टैक्स भी कंप्यूट करा जाता है। जब भी अपन बिफोर टैक्स की बात करेंगे तो अपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय NP क्या है, नेट प्रोसीड्स। और अगर NP अगर अपन को क्वेश्चन में नहीं गिवन, और अगर अपन को MPS क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर, अगर अपन को गिवन होता है तो वो ले लेते हैं, बट फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा अपन नेट प्रोसीड्स को देते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि नेट प्रोसीड्स कैसे निकालते हैं, नेट प्रोसीड्स अपनी निकलती है जो भी अपनी इशू प्राइस होती है उसमें से माइनस कर देते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट को, तो अपनी नेट प्रोसीड्स निकलती है। ठीक है, अभी आपके लिए अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा हो तो डोंट वरी, अभी अपन जैसे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आई एम डैम श्योर। ओके, अब आता है इरिडीमेबल के अंदर आफ्टर टैक्स। अब जब भी आफ्टर टैक्स है तो अपन को उसको माइनस करना है, तो इंटरेस्ट 1 माइनस T इज टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड या फिर मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। ये तो हो गया इरिडीमेबल। अगर अपन बात करें रिडीमेबल डेप्थ की, तो उस केस के अंदर फॉर्मूला बनता है, बिफोर टैक्स के अंदर बनेगा इंटरेस्ट, जो अब जिस तरीके से अपन यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे वैसे ही, प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N होल डिवाइडेड बाय RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। मैम ये क्या बोल दिया आपने, रुकिए। I से होता है अपना इंटरेस्ट, RV होता है अपना रिडीमेबल वैल्यू। रिडीमेबल वैल्यू का मतलब है कि आपके जो शेयर्स है वो रिडीम किस पे हो सकते हैं, एट पार हो सकते हैं, एट प्रीमियम हो सकते हैं, या फिर एट डिस्काउंट हो सकते हैं, डेप्थ वाले हो सकते हैं। ठीक है, अब NP मैंने आपको बता ही दिया, नेट प्रोसीड्स होता है। नेट प्रोसीड्स कैसे निकलता है, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट करके, डिवाइडेड बाय N होता है अपने नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय RV वही वाला सेम, प्लस NP। ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ नीचे प्लस हो रहा है लेकिन वहाँ ऊपर माइनस हो रहा है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 करके अपना ये निकलता है। अगर इसी जगह अपन बात करें आफ्टर टैक्स की, तो सेम फॉर्मूला ऐसा का ऐसा है, जैसे यहाँ पे सेम फॉर्मूला था, बस 1 माइनस T आ गया था, तो सेम यहाँ पे भी 1 माइनस T करके आ गया। ठीक है, तो I बस इंटू में है 1 माइनस T, प्लस जैसे यहाँ प्लस था वैसे ही प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N होल डिवाइडेड बाय RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, क्योंकि अपन परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा हो तो देखिए, NP होता है नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स कैसे निकलता है, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट से। RV कैसे निकलता है, रिडीमेबल वैल्यू एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। MPS क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर।
ठीक है। अब अपन क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले भी आपको याद करा देती हूँ जो कि आपके हेल्प करेंगे। सबसे पहले आता है डीपी रेशियो। डीपी रेशियो क्या होता है? डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे निकलता है? जितना भी आपने डिविडेंड पे करा है, जितनी भी आपकी अर्निंग आई थी, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, अपन सबको पता है कि किस तरीके से आती है। आई थिंक सो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको नीचे कमेंट्स में बता दूंगी कि किस तरीके से निकलती है। ठीक है। अगर आप इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो जो भी अपनी सेल होती है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो ईबीआईटी आता है, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करने के बाद में ईबीटी आता है, दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर उसमें से टैक्स माइनस करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू ईएटी, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ईएटी भी कह सकते हैं या फिर ईएसएच भी कह सकते हैं अपन। और उसको डिवाइड कर देते हैं अपन किससे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। ईएटी को अपन प्रेफरेंस शेयर से करेंगे, फिर ईएसएच आएगा जो अर्निंग अवेलेबल होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। और फिर इस इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब अपन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स से डिवाइड करते हैं तो उससे अपन को निकलता है ईपीएस। देखिए, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको इतना आ रहा होगा। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप प्लीज़ नीचे पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके। अब अपने पास में जितना भी डिविडेंड अपन ने पे करा है, किसको पे करेंगे? जितने भी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उन सबको। तो जो जो अपनी अर्निंग अवेलेबल आई है अपने पास में उसमें से ही डिविडेंड बांटेंगे। तो उसको डिवाइड कर दिया अपन ने और इंटू कर दिया 100 से। अगर अपन को पर शेयर में पूछे तो डिविडेंड पेड क्या होगा? डीपीएस, डिविडेंड पेड पर डिविडेंड पर शेयर, डिवाइड कर देंगे ईपीएस जो अपने पास अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास में ईपीएस आ जाएगा, इंटू कर देंगे 100। तो डीपीएस डिवाइड बाय ईपीएस इंटू 100 करके भी अपन डीपी रेशियो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव आरआर रेशियो। आरआर रेशियो इज रिटेंशन रेशियो। ठीक है। रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि कितना अपन ने अमाउंट जो है वो रिटेन कर लिया। आधा अमाउंट अपन डिविडेंड में बांट देते हैं और आधा अमाउंट अपन रिटेन कर लेते हैं। तो जो रिटेन अमाउंट है उसको डिवाइड कर देंगे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये उसी में से निकलेगा, और इंटू कर देंगे 100। अगर अपन को पर शेयर पूछा जाए तो जो भी अपनी रिटेन अमाउंट पर शेयर है वो डिवाइड कर देंगे ईपीएस, अर्निंग पर शेयर से, तो अपने पास में आ जाएगा। अब ये ईपीएस की मैंने आपको बात करी, इसमें 2 बार की ईपीएस करेंगे डिवाइड, तो ईपीएस निकलता कैसे है और ईपीएस होता क्या है? ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है? जितनी भी अमाउंट अपने पास में अवेलेबल है, ठीक है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स करके उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स से। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो अपने पास में अर्निंग पर शेयर आ जाएगी, एक शेयर की वैल्यू। ठीक है, अर्निंग पर शेयर है ना। नेक्स्ट वी हैव डीपीएस। डीपीएस होता है डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर भी इसी तरीके से निकलता है, जितना डिविडेंड आपने डिस्ट्रीब्यूट करा है, किन को डिस्ट्रीब्यूट करोगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स से डिवाइड कर दो। नेक्स्ट वी हैव पीई रेशियो। पीई रेशियो इज प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो जो होता है, अगर इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूँ तो प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। अब प्राइस को क्या कह सकते हैं अपन? जो भी मार्केट प्राइस पर शेयर होगी उस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, और डिवाइड कर देंगे अर्निंग को क्या कहेंगे? अर्निंग कैसे निकलती है अपनी? ईपीएस से। तो एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस, तो अपने पास में आ जाएगा पीई रेशियो। एमपीएस इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर कैसे निकलती है? जो भी अपना ईपीएस होगा उसको इंटू कर देंगे पीई रेशियो से। वही सेम सेंस जैसे एमपीएस है, पीई रेशियो को पीई रेशियो से इंटू करा अपन ने तो अपने पास एमपीएस आ गया। और अगर अपन से ईपीएस पूछे तो क्या करेंगे? एमपीएस को डिवाइड कर देंगे, एमपीएस डिवाइड कर देंगे अपन पी रेशियो से। ठीक है, इस तरीके से अपने पास में ये भी आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम में थोड़ा सा भी थोड़ा लग रहा है तो डोंट वरी, अभी अपन आराम से सब कुछ करेंगे और आपको सब कुछ आ जाएगा, डोंट वरी। देखिए, चलो आपकी प्रेफरेंस के लिए अपन एक काम करते हैं, अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आपके ही स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 370 ऑफ 2016 सिलेबस 2020-22 वाला जो सिलेबस है, प्लीज़ आप अपने अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 ही है, आप एक बार ढूंढ लीजिए। ओके, देखिए, अ कंपनी इशू 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, ठीक है, ऑन 1 April 2018 to be matured on 1 January
April 2023. The debentures will be redeemable on maturity. Maturity पे है. कंप्यूट करना है अपन को डिबेंचर अज्यूम करते हुए 35% एज टैक्स. देखिए अब इसके अंदर ये इरिडीमेबल डेब्ट्स है, सॉरी रिडीमेबल वाले डेब्ट्स है, क्योंकि अपन को यहाँ पे क्वेश्चन में कह दिया कि रिडीम हो गए हैं, रिडीमेबल है और टैक्स दे रखा है, तो आफ्टर टैक्स है, तो अपन को क्या फॉर्मूला आएगा, इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 करेंगे, जस्ट बिकॉज परसेंटेज में निकलता है. इन्होंने भी नीचे लास्ट में कर दिया उसको कन्वर्ट करके परसेंटेज में. देखिए आई से अपना इंटरेस्ट अपन को यहाँ दे रखा है, डिबेंचर्स के जो आगे होता है उसको इंटरेस्ट कहते हैं, इतने परसेंट से इंटरेस्ट लगता है, तो 10% आ गया. इशू प्राइस अपन देखें तो कितनी है, 100 रुपीज़ के डिबेंचर्स है जो 10% प्रीमियम पे अपन ने इशू करें, तो आर वी कितना हो गया 100. इशू प्राइस कैसे निकालेंगे, 100 प्लस साथ ही 10%, तो 100 का 10% दैट इज़ 10 रुपीज़, तो 100 प्लस 10 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 110. तो अपने ये हो गई इशू प्राइस. ठीक है, अगर यहाँ पे अपन को फ्लोटेशन कॉस्ट दी होती तो उस केस में अपन इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट करके अपना नेट प्रोसीड्स निकालते. ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में अब अपन को क्या चाहिए, एन चाहिए अपन को. एन कैसे निकलेगा, 1 अप्रैल 2018 से लेके 1 अप्रैल 2023 तक का आप टाइम कैलकुलेट करोगे, दैट इज़ 5 ईयर्स. ठीक है, तो इस तरीके से आपने 5 निकाल लिया. अब इसमें अपन को टैक्स की रेट भी दे रखी है, दैट इज़ 0.3 मतलब 0.35 भी बोल सकते हैं या 35%. अपन को सारी वैल्यूज़ पुट इन करनी है. जैसे ही अपन ने पुट करी सारी वैल्यूज़ तो अपने पास में आंसर आ जाएगा 4.28%. ओके, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दैट इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 2. A company issue 10% debentures of 100 rupees each on 1st April 2018 to be matured on 1st April 2023. The company wants to know the current cost of the existing debt. The market price of the debentures is 80 rupees. The कंप्यूट करना है अपन को एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स को अज्यूम करते हुए 35% का टैक्स. देखिए अब मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर्स दैट इज नेट प्रोसीड्स, ये अपन को डायरेक्टली दे रखा है. क्वेश्चन की आप जितने क्वेश्चंस करेंगे ना उसके साथ ही साथ आपको लैंग्वेज समझ में आएगी कि किस तरीके से अपन को किस मतलब इन्फॉर्मेशन निकालनी है. अब लास्ट क्वेश्चन में अपन को 10% प्रीमियम दिया था, लेकिन इसमें प्रीमियम नहीं है, ये एट पार हुआ है, तो इशू प्राइस कितना हुआ है 100. आर वी भी अपना 100 होएगा. ठीक है, आर वी तो 100 हो गया, बट नेट प्रोसीड्स अपन एक बार के लिए इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट देते हैं तो अपने पास में निकलती है नेट प्रोसीड्स. बट अपने पास में डायरेक्टली ही गिवन है इस बार कि आपके जो नेट प्रोसीड्स दैट इज मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर जो है वो 80 रुपीज़ के हैं. तो इस वजह से इंटरेस्ट वही 10% हो गई. करंट मार्केट प्राइस जो है एन पी दैट इज़ 80 रुपीज़. अपने पास में रिडीमेबल वैल्यू जो है आर वी दैट इज़ 100 रुपीज़, यहाँ अपन को क्वेश्चन में गिवन है. टाइम वही 18 से लेकर 23 तक का जो है दैट इज़ 5 ईयर्स. एंड नेक्स्ट टैक्स रेट जो अपन को दे रखी है दैट इज़ 35%, जिसको अपन 0.35% भी कह सकते हैं. अपन ने फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करी, आंसर निकाला, दैट इज़ इक्वल्स टू 11.67%. ओके, इसी के साथ में आप देख सकते हैं आपने खुद ने अपनी ही मेहनत से आपने सारे के सारे कंप्लीट करे हैं. अब अपन नेक्स्ट सीखेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल. पहले अपन अपने उस पे नोट्स पे जाते हैं, फिर अपन उसके बाद में करते हैं. वेट अ मिनट. अब अपन नेक्स्ट क्या निकालना सीखेंगे, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दैट इसको अपन केपी भी कह सकते हैं. अपन ने केडी निकालना सीख लिया, अब केपी निकालना सीखते हैं. केपी के अंदर भी वही सेम कंडीशन आती है, दैट इज़ रिडीमेबल और इरिडीमेबल. सबसे पहले इरिडीमेबल देखेंगे अपन. अब इसके अंदर एक सीडीटी वैल्यू होती है. सीडीटी क्या होती है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन देता है अगर होता है या नहीं होता. अगर अपन को सीडीटी गिवन है मतलब नहीं गिवन तो सॉरी, उस केस में क्या करेंगे, जितना भी अपने पास में प्रेफरेंस डिविडेंड दैट इज पीडी, ये भी अपन उसी तरीके से निकालते हैं जैसे इंटरेस्ट निकालते हैं. अभी हम प्रैक्टिकली समझा दूंगी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं पीडी को. डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, सेम वैल्यू जो इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट. अगर नेट प्रोसीड नहीं गिवन तो अपन एमपी ले लेंगे, दैट इज मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस. ठीक है, अगर अपन को मान लीजिए क्वेश्चन में सीडीटी गिवन है, दैट इज टैक्स जो है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स वो गिवन है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, दैट इज पीडी ब्रैकेट में 1 माइनस सीडीटी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स या फिर मार्केट प्राइस इनटू 100. फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा नेट प्रोसीड्स को ही देंगे. और अगर रिडीमेबल की बात आती है
तो रिडीमेबल में अगर CDT गिवन नहीं है, टैक्स गिवन नहीं है, तो फॉर्मूला वही फॉर्मूला जो अभी अपन लास्ट में पढ़ के आया था ना, डिट्टो सेम है, बस यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह PD हो गया, ठीक है। दैट इज PD प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाई N होल डिवाइडेड बाई RV प्लस NP डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, जस्ट बिकॉज परसेंटेज में कैलकुलेट होता है। और अगर CDT है गिवन क्वेश्चन में, तो उस केस में यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे वापस, बस ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस CDT, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अपना इलस्ट्रेशन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, पेज नंबर 375 है। देखिए ABCD लिमिटेड जो है उसने इश्यू करे हैं 2000 प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। वेट अ मिनट, राइट। ABC लिमिटेड है, उसने इशू करे हैं 2000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच एट 95 रुपीज़ डिस्काउंट पे इशू करे हैं। मतलब द कंपनी प्रपोज टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट द एंड ऑफ 10th ईयर ऑन द डेट फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, जिस डेट से इशू है उसके 10 ईयर्स में, तो N आ गया अपने पास में 10, और प्रेफरेंस शेयर जो है रिडीम हो रहे हैं, तो दैट इज रिडीमेबल वाले में अपन देखेंगे। रिडीमेबल के अंदर R बड़ा वाला फॉर्मूला आता है, ओके। तो सबसे पहले अपन ने इसमें क्या क्या सीखा, फेस जो अपनी इशू फेस वैल्यू है दैट इज 100 माइनस 95, दैट इज 95, यही अपनी इशू प्राइस, यही अपने नेट प्रोसीड्स है, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट अपन को गिवन नहीं है। PD कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपने पास में 100 रुपीज़ ईच के शेयर्स थे, 100 रुपीज़ पे अपन ने 10% निकालेंगे, 95 पे 10% नहीं निकालेंगे क्योंकि वो कम पे इशू करे गए हैं, लेकिन उनकी फेस जो वैल्यू है दैट इज़ 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ का 10% दैट इज़ 10 रुपीज़, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स अपन को पता है 10 है, और RV अपन के पास में क्या है 100 है, ठीक है। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं, इसको फॉर्मूले में पुट इन करा अपन ने सारी चीज़ें, तो अपने पास में आंसर आ गया 10.77%, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 5, वेट अ मिनट, या ओके। Illustration number 5, ABCD and Company Limited issued 2000 10% preference shares at 100 rupees each at 95% each, 95 रुपीज़ ईच, ये भी डिस्काउंट पे इशू है, तो फेस वैल्यू कितनी हुई 100 माइनस 5 दैट इज 95। PD कैसे निकालेंगे, 100 पे 10% दैट इज 10 रुपीज़, नेट प्रोसीड्स यही होगी क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन नहीं है, तो अपन इसको सिंपल फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, दैट इज PD डिवाइडेड बाय NP। PD मैंने आपको बताया इस पे 10 आया और नेट प्रोसीड्स अपने पास में 95 है, इसको पुट इन करा तो दैट इज 10.53% करके अपने पास में आंसर आ गया। आपको इस फॉर्मूले को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्जाम में ये फॉर्मूला भी लिख के आओगे तो आपको सही कर देंगे वो आपका आंसर, ओके। नेक्स्ट वी हैव इलस्ट्रेशन नंबर 6, वेट अ मिनट, आपको ब्लर दिख रहा होगा, हाँ। इलस्ट्रेशन नंबर 6, इफ रिलायंस Energy Limited is issuing preferred stock at 100 rupees per share with the stated dividend of 12 rupees का डिविडेंड दे रहे हैं एंड फ्लोटेशन कॉस्ट आ गई। देखिए अब ये फ्लोटेशन कॉस्ट आ गई, अब आपको पसंद समझ में आएगा अच्छे से कि नेट प्रोसीड किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब उनको बताना है प्रेफरेंस कॉस्ट क्या होगी। देखिए फेस वैल्यू क्या है 100 रुपीज़ है, PD क्या, PP क्या है, PD होगा, ये PP नहीं होगा, PD जो है अपना प्रेफरेंस डिविडेंड जो अपन को क्वेश्चन में ही गिवन है दैट इज 12 रुपीज़। जो अपनी फेस वैल्यू है कैसे ये फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो कैसे निकली, दैट इज 100 रुपीज़ अपनी थी पर शेयर की प्राइस, इसको इंटू करा 3% से दैट इज 3 रुपीज़। अब नेट प्रोसीड्स कैसे निकलती थी, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। इशू प्राइस कितनी है अपनी 100 रुपीज़ की, माइनस कर देंगे फ्लोटेशन कॉस्ट जो कि अपना 3 रुपीज़ अपन ने कैलकुलेट करा, तो अपने पास में आ गया 97 रुपीज़। जैसे ही इसको अपन ने फॉर्मूले में पुट इन करा दैट इज PD डिवाइडेड बाई NP इन 200, तो PD हो गया 12, NP हो गया 97, इन 200 करके अपने पास में आ गया 12.37%। ये सेम क्वेश्चन इधर भी आ रहा है, आप इस फॉर्मूले से भी पुट करोगे तो ईजी रहेगा, ये आप ही के लिए मैंने वापस यहाँ लिखा है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी से रिलेटेड, वेट अ मिनट, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट इज KE। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो होती है अपन 6 मेथड्स के साथ में या 6 अप्रोचेस के साथ में कैलकुलेट कर सकते हैं। अपने लिए हर अप्रोच को समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो स्पेसिफिकली बता देता है आपको कि इस अप्रोच से आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है।
इसके अंदर सबसे पहला होता है डिविडेंड प्राइस अप्रोच। डिविडेंड प्राइस अप्रोच, डिविडेंड से मैंने आपको बताया था डिविडेंड प्राइस अप्रोच में दैट इज DPS डिवाइडेड बाय NP। क्या फॉर्मूला होगा? DPS डिवाइडेड बाय NP। DPS आप सबको पता है क्या होता है, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय NP नेट प्रोसीड या फिर मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100 करके निकलता है। नेक्स्ट वी हैव डिविडेंड प्लस ग्रोथ अप्रोच। डिविडेंड प्लस ग्रोथ अप्रोच किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? डिविडेंड प्लस ग्रोथ अप्रोच करते हैं D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G। अब ये जो D1 है, D1 जो होता है वो एक्सपेक्टेड डिविडेंड होता है। D1 जो होता है एक्सपेक्टेड, मतलब अपन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे डिविडेंड क्या होगा, ठीक है। देखिए कभी कभी अपन को क्वेश्चन में D0 भी गिवन होता है, तो D0 को अपन D1 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है D1 अगर अपन को निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अगर D0 गिवन है प्लस इसको ब्रैकेट में इंटू D0 इंटू 1 प्लस जी क्या होती है? ग्रोथ। ग्रोथ जो होती है आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। इस तरीके से अपन D1 निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी को आगे बढ़ाते 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 अपन D7 8 9 10 12 जितना भी अपन निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे थे डिविडेंड प्लस ग्रोथ अप्रोच का फॉर्मूला, जिसको अपन गॉर्डन मॉडल भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G। D1 होता है अपना एक्सपेक्टेड डिविडेंड, P0 होता है करंट मार्केट प्राइस पर शेयर और G होती है अपनी ग्रोथ। ग्रोथ कैसे निकालते हैं? ग्रोथ अपन निकालते हैं B इंटू R। B जो इसमें डिनोट कर रखा है उसका मतलब होता है अपना रिटेंशन रेशियो की RR। ये अपन ने अभी सीखा था रिटेंशन रेशियो कैसे निकालते हैं। और R होता है अपने रिटर्न ऑन इक्विटी। ये क्वेश्चन में गिवन होता है अपन को, इस बात का स्ट्रेस मत लीजिए आप। रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज ROE, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव थर्ड फॉर्मूला जो कि है अर्निंग प्राइस अप्रोच। अर्निंग प्राइस अप्रोच जो है वो अपन कैलकुलेट करते हैं EPS डिवाइडेड बाय NP या फिर MPS से, ठीक है। अर्निंग प्राइस ग्रोथ अप्रोच होती है नेक्स्ट। अब वही E1 जैसे यहाँ पे डिविडेंड प्लस ग्रोथ अप्रोच अपन ने पढ़ी थी, वैसे ही अर्निंग प्लस ग्रोथ अप्रोच में क्या हो जाएगा? E1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G से, ठीक है। और E1 है अपना एक्सपेक्टेड अर्निंग, P0 है करंट MPS और G है अपनी ग्रोथ। नेक्स्ट मेथड वी हैव मेथड नंबर 5 जिसको अपन कहते हैं कैपिटल एसेट प्राइस मॉडल, जिसको अपन CAPM भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इस पे से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज KE इक्वल्स टू RF। RF होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, प्लस बीटा। बीटा के अंदर B जो है उसकी लाइन नीचे आएगी। बीटा जो होता है वो रिस्क फैक्टर होता है एक, ठीक है। और इंटू RM माइनस RF। RM क्या है? रिटर्न फ्रॉम मार्केट, मार्केट से रिटर्न कितना मिल रहा है, और RF अभी अपन ने पढ़ा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। जो मार्केट से रिटर्न मिल रहा है उसमें से माइनस कर देंगे जो कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है, उसको बीटा से इंटू कर देंगे और प्लस कर देंगे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव सिक्स्थ मेथड दैट इज रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। इसका फॉर्मूला होता है D1 प्लस P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100। D1 क्या है? D1 होता है अपना एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर। अगर D1 नहीं गिवन तो अपन कैसे निकालेंगे? D0 इंटू 1 प्लस G इज ग्रोथ, सॉरी। P1 कैसे निकलता है? P1 भी वैसे ही निकलेगा, P0 दे रखा होगा। P0 क्या बताया था मैंने आपको? करंट मार्केट प्राइस पर शेयर। करंट मार्केट प्राइस पर शेयर गिवन है, 1 प्लस G करते से अपन P1 निकाल लेंगे। और ग्रोथ कैसे निकलता है? ग्रोथ निकलता है B इंटू R। B जो होता है वो होता है अपना रिटेंशन रेशियो, ठीक है, और R जो होता है वो होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। अब अगर अपन जो ग्रोथ की परसेंटेज निकालेंगे वो कैसे निकालते हैं? अगर अपन को गिवन नहीं होती है तो वह निकलती है जो भी चेंज आया है और उसको डिवाइड कर देंगे ओरिजिन से, इंटू कर देंगे 100। देखिए ये तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है कि जितना भी चेंज हुआ है दोनों सालों में, ठीक है, 2 ईयर्स के डेटा के अंदर, उसको डिवाइड कर देंगे ओरिजिनल ईयर का डेटा, इंटू कर देंगे 100 से, तो अपन के पास में परसेंटेज चेंज निकल के आ जाता है। अब अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी से रिलेटेड क्वेश्चंस।
सबसे पहला इलस्ट्रेशन नंबर 9 सॉल्व करते हैं, जो कि पेज नंबर 381 पे है। इसके अंदर अपन से CAPM मॉडल से सॉल्व करने के लिए कहा है, क्या निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखिए, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ HUL लिमिटेड हुज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू 10%। जो RF है अपना वो 10% है। द कंपनीज बीटा दे रखा है अपन को 1.75 एंड द रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो इक्वल्स टू 15%। ओके, तो अपन फॉर्मूला पुट करेंगे RF प्लस बीटा, ब्रैकेट में RM माइनस, ये चीज़ याद रखिएगा, माइनस करिएगा, माइनस RF। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी एक सेकेंड, मेरा थोड़ा सा करेक्शन होएगा, मैंने गलती से यहाँ पे माइनस प्लस कर दिया था, यहाँ पे भी माइनस। अब अपन अगर इसको सॉल्व करके देखना चाहो आप, तो आप कर सकते हैं 0.15 माइनस 0.10 दैट इज इक्वल्स टू 0.05। इसको इंटू कर देंगे 1.75 से, तो अपने पास में आ गया 0.0875, प्लस कर देंगे 0.10 इसमें, दैट इज 0.1875। परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो इंटू कर देंगे अपन 100 से, दैट इज इक्वल्स टू 18.75%। यही अपना आंसर है और यही यहाँ पे भी आंसर है। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आता है अपना इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10 के अंदर क्या डेटा दे रखा है अपन को, रिलायंस लिमिटेड ने प्रोवाइड करा है फॉलोइंग डेटा। D0 दे रखा है अपन को, ठीक है, P0 दे रखा है और G दे रखा है। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है आपको कि इसके अंदर अपन को किस तरीके से फॉर्मूला लगाना है। इसमें फॉर्मूला लगेगा, G है मतलब ग्रोथ का तो कोई ना कोई होगा। ग्रोथ के अपने पास में दो ही फॉर्मूला है, अर्निंग प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच या फिर डिविडेंड प्लस ग्रोथ अप्रोच। अब इसमें अपन को D0 दे रखा है, दैट इज डिविडेंड का रिलेटेड। ठीक है, अब D0 तो अपना डिविडेंड प्लस ग्रोथ अप्रोच लगेगा, तो ये तो फाइनल हो गया कि कौन सी अप्रोच या कौन से मेथड से अपन को सॉल्व करना है। अब डिविडेंड प्लस ग्रोथ अप्रोच का फॉर्मूला क्या होता है, D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G। अपन को क्वेश्चन में तो D0 दे रखा है, मगर अब अपन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, अब अपन वो फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको कहा था। D1 कैसे निकलता है, D1 निकलेगा अपना D0 ब्रैकेट में 1 प्लस ग्रोथ से। तो D0 कितना है, D0 अपना है 4.19 ब्रैकेट में 1 प्लस ग्रोथ कितनी है 0.05। इसको जब अपन कैलकुलेट करेंगे, ये अपने पास में कितना आ रहा है बताइए, सॉल्व करिए आप। दैट इज इक्वल्स टू 4.3995। ओके, इसको डिवाइड कर देंगे अपन ने इसमें 50 से, क्योंकि 50 क्या है अपना P0 है, तो P0 से डिवाइड करते से अपने पास में ये आ गया, प्लस कर देंगे इसमें अपन ग्रोथ जो कि अपनी आएगी, दैट इज 0.05 इज इक्वल्स टू 13. ये देखिए मैं आपको लिख के बताऊं, अपना फॉर्मूला क्या था, D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस ग्रोथ। D1 अपन ने अभी यहाँ निकाला, दैट इज 4.3995। इसको डिवाइड कर देंगे P0 क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 50 रुपीज़, प्लस ग्रोथ करेंगे दैट इज इक्वल टू 0.05। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। मैंने, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके ही निकाला है। तो यह 0.13799 आ रहा है अपना, जिसको अपन राउंड ऑफ करके निकाल लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 13.8%। ओके, इसी तरीके से आपका ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 10 है ये भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अप वी हैव इलस्ट्रेशन नंबर 11। इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो है वो वापस से अपन को CAPM मॉडल से फॉर्मूला से सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें तो क्वेश्चन में ही लिख दिया, अपन को आइडेंटिफाई भी नहीं करना, बहुत आसान हो गया। फॉर्मूला क्या होता है अपना, सबसे पहले वो लिख देते हैं अपन। फॉर्मूला क्या है अपना, RF, ठीक है, RF प्लस बीटा, हाँ सही बोल रहे हो, बीटा के बाद में क्या आएगा, RM माइनस RF। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है, यही कैलकुलेट करने का।
CAPM मॉडल से। अब अपन को RF दे रखा है दैट इज 7%, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं 0.07 प्लस बीटा कितना दे रखा है दैट इज 1.20, ब्रैकेट में लिखेंगे अपन क्या, अपन को यहाँ पे देखिए माइनस करके ही अमाउंट दे रखी है RM माइनस RF करके दैट इज 6, तो अपन यहाँ पे डायरेक्टली 0.06 करके सॉल्व कर देंगे। तो जब इसको सॉल्व करा अपन ने, अपन को 1.20 को इंटू करना है किससे 0.06 से, तो अपने पास में आ गया 0.72। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने इसलिए निकाला है क्योंकि ये परसेंटेज में कर रहे हैं। अगर अपन इसको इंटू 100 कर देंगे तो अपना भी आ गया 7.20। ठीक है, तो अपन इसको अभी परसेंटेज में सॉल्व नहीं करे, अपन इसी में करें, तो 0.072 और यहाँ पे प्लस कर देंगे अपन, इसमें कितना प्लस करेंगे 0.07 प्लस 0.072 दैट इज इक्वल्स टू 0.142। इसको अगर परसेंटेज में करेंगे तो इंटू कर देंगे अपन 100 से, दैट इज इक्वल्स टू 14.2%। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका, इलस्ट्रेशन भी आपको सॉल्व होता है पूरा का पूरा। देखिए इजी लग रहा है ना, जब तक अपन फॉर्मूले पढ़ रहे थे तब अपन को ऐसा लग रहा था कि मैम ये क्या चल रहा है, कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, ऐसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। अब अपने पास में कॉन्सेप्ट आता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था ना। देखिए बुक में भी आपकी यही फॉर्मूला लिखा हुआ है। आपको उस टाइम ऐसा लग रहा था मैम ये फॉर्मूला कहाँ से लेके आ रहे हो आप, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। अरे बच्चों ध्यान दो। देखो यहाँ पे आपने पढ़ा था वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यही फॉर्मूला पढ़ा था। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिस तरीके से निकालना सीखा है, कॉस्ट ऑफ डेप्थ, कॉस्ट ऑफ रिजर्व, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, अब ये किस तरीके से करते हैं, इसको अपन सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली इलस्ट्रेशंस पे ही सीखते हैं। ठीक है, देखिए अपने पास में इलस्ट्रेशन नंबर 12 है, पेज नंबर 385 का। Calculate the weighted cost of capital using the following data by using book value weight और market value weight, इन दोनों के weight के अकॉर्डिंग अपन को कैलकुलेट करना है। अपन को कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है कंपनी का, डिबेंचर्स दे रखे हैं 100 रुपीज़ पर डिबेंचर के दैट इज 5 लाख रुपीज़, प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे हैं 100 रुपीज़ पर शेयर दैट इज इक्वल्स टू 5 लाख रुपीज़, और इक्विटी शेयर दे रखे 10 रुपीज़ पर शेयर दैट इज इक्वल्स टू 10 लाख रुपीज़। ठीक है, टोटल में अपना जो है कैपिटल स्ट्रक्चर पूरे कंपनी का दैट इज 20 लाख रुपीज़। मार्केट की प्राइस अपन को दे रखी है ऑफ दीज सिक्योरिटीज, इन्हीं की डिबेंचर्स कितना है 105 पर शेयर, जो अपन ने यहाँ पहले 100 था, प्रेफरेंस शेयर कितना है 110 जो कि अपना 100 था, और इक्विटी शेयर 24 है जो कि पहले 10 था। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा है अपन को, ठीक है, सबसे पहले दे रखा है 100 रुपीज़ पर शेयर डिबेंचर्स रिडीम एट पार। ये जो डिबेंचर्स है इनकी बात कर रहे हैं, ये जो 100 रुपीज़ वाले डिबेंचर्स है ये एट पार पे इशू हुए हैं। 10% कूपन रेट है, कूपन रेट जो होती है अपनी वो अभी मैं बताती हूँ क्या होती है, और 4% है फ्लोटेशन कॉस्ट, और 10 ईयर्स की मेच्योरिटी है। अब अपन एक काम करते हैं, एक एक करके टॉपिक को पॉइंट को सॉल्व करेंगे तो अपने लिए ईजी रहेगा, है ना। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 12 लिखा, बुक वैल्यू के वेट के अकॉर्डिंग अपन निकाल रहे हैं। सबसे पहले पर्टिकुलर्स लिख के आप ये जो अपन को क्वेश्चन में दे रखे हैं ना, यहाँ पे डिबेंचर्स दे रखे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे हैं, इक्विटी दे रखी है, तीनों लिख दी। ठीक है, वैल्यू लिख दी यहाँ पे 5 लाख 5 लाख 10 लाख, तो अपन ने भी यहाँ पे 5 लाख 5 लाख 10 लाख लिख दी। वेट निकालेंगे, वेट कैसे निकालते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है ना। मैंने आपको बताया था वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल। कैपिटल कितना है 5 लाख, तो 5 लाख को अपन डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल से, दैट इज 20 लाख। तो 20 लाख से जब अपन ने इसको 20 लाख से डिवाइड करेंगे दैट इज 0.25, यहाँ पे भी वही आया, सेम इसमें भी आएगा। मैम वापस से करके दिखाओ, तो देखिए 10 लाख दे रखा है, सॉरी ज़्यादा हो गए, 10 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख अगर अपन करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 0.50, तो यहाँ पे आ गया। इसका टोटल जो होगा, जैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना अपन, ठीक है, उसके अंदर जैसे 1 का होता है टोटल, तो 1 ही होगा इसका टोटल। जब अपना ये हो गया, अब अपन को ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए
देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए अपन को क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, अपन को इन्फॉर्मेशन के लिए कहा है 100 रुपीज़ पर डिबेंचर्स जो है रिडीम हुए हैं एट पार पे, जिनकी 10% कूपन रेट है, 4% का फ्लोटेशन कॉस्ट है और 10 ईयर्स की मेच्योरिटी है। तो चलिए अपन सबसे पहले जो जो अपने पास गिवन है वो लिख दिया, फेस वैल्यू 100, कूपन रेट 10%, फ्लोटेशन कॉस्ट 4% और एन हो गया अपने पास में 10। अब अपन सबसे पहले अपन इशू प्राइस देखते हैं। तो इशू प्राइस कितनी हुई, 100 ही हुई। फ्लोटेशन कॉस्ट अपन निकालेंगे, इशू प्राइस पे निकालते हैं, तो 100 इंटू 4% दैट इज इक्वल्स टू 4। नेट प्रोसीड कैसे निकलता है, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट दैट इज 100 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 96। और इंटरेस्ट के लिए अपन को कहा है 10% है, ये जो कूपन रेट है, कूपन रेट से नहीं देखेंगे यहाँ पे, हाँ ठीक है, दे रखी है। 100 को अपन 10% निकालेंगे दैट इज इक्वल्स टू 10 रुपीज़, जो अपना इंटरेस्ट आ गया। आरवी जो होगा वो अपना रियल वैल्यू ही होती है, अपन को पता है कि किस वैल्यू पे रिडीम हो रहा है, एट पार हो रहा है, तो इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़। और टी जो अपन को टैक्स गिवन है, देखिए क्वेश्चन के लास्ट में अपन को यहाँ गिवन है कॉर्पोरेट टैक्स दैट इज इक्वल्स टू 50%, तो ये गिवन है। अब अपन कैलकुलेट करते हैं। केडी का फॉर्मूला क्या होता है रिडीमेबल वाले के केस के अंदर, इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस टी आरवी प्लस एनपी, प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। 10% लिखा, 1 माइनस टैक्स, अपन ने ये वैल्यूज पुट करी सारी की सारी, तो अपने पास में केडी की वैल्यू क्या कितनी आ गई, 0.055 करके पास अपने पास आ गई। अगर इसको इंटू 100 करते ना अपन तो ये भी आ जाती। तो अपन ने क्या करा, यहाँ पे वैल्यू पुट इन कर दी, देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी अपन ने, तो अपने ये वाली वैल्यू निकाल ली। अब WACC के लिए अपन क्या करते हैं, जो भी अपना वेट होता है उसको अपन इंटू कर देते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। तो अपन 0.55 को इंटू करेंगे 0.25 से, तो अपने पास में आ गई 0.137, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो अपन को दे रखा है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक के लिए क्या कहा है, 100 रुपीज़ पर प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए हैं पार पे 5% कूपन रेट दे रखे, 2% के लिए फ्लोटेशन कॉस्ट है और 10 ईयर्स की मेच्योरिटी है। तो चलिए अब अपन प्रेफरेंस शेयर्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, गिवन लिख दो सबसे पहले, अपन को गिवन में दे रखा है, ब्लर दिख रहा होगा एक सेकेंड, फिक्स वैल्यू फेस वैल्यू अपने पास 100 है, कूपन रेट 5%, फ्लोटेशन कॉस्ट 2%, एन हो गया अपने पास में 10। अपन ने इशू प्राइस कैसे निकलेगी, इशू प्राइस वही होती है जिस प्राइस पे हुआ है, एट पार ही हुआ है, क्योंकि ये जो अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट है वो इशू फेस वैल्यू इंटू 2%, क्योंकि 2% है दैट इज 2 रुपीज़। इशू नेट प्रोसीड कैसे निकलेगा, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट करके निकल जाएगा, दैट इज कितना आया 100 माइनस 2 दैट इज 98। और प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना है अपन को, कूपन रेट अपन को दे रही 5%, ठीक है, और फ्लोटेशन इसकी फेस वैल्यू कितनी है 100, तो 100 इंटू 5% इज इक्वल्स टू 5 रुपीज़। आरवी अपना 100 है क्योंकि पार पे हुआ है, टैक्स दे रखा है अपन को इतना, तो अपन ने फॉर्मूले में पुट इन करा, ठीक है। अब इसके अंदर है ना एक क्वेश्चन के अंदर फॉल्ट है कि यहाँ पे टैक्स तो दे रखा है लेकिन टैक्स कैलकुलेट नहीं करा था, तो अपन भी इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसको इग्नोर करते हुए ही चलेंगे। तो PD प्लस आरवी प्लस, यहाँ प्लस नहीं माइनस, PD प्लस आरवी माइनस NP डिवाइडेड बाय N होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। अब आप बोलोगे कि मैम आप मैम हो के यहाँ गलतियाँ कैसे कर रहे हो, तो देखो बेटा ये चीज़ मैंने आपके लिए रखी है जान पूछ के, कि आगे अगर कोई बच्चा सीधा सीधा देख देख के मेरी को मतलब लिख लिख के अपन सॉल्व करके देख लिख के समझ ले, या फिर आप चीटिंग कर लो, ठीक है, तो इससे आपको जब अपन को ये पता होता है ना कि नहीं अपन ने ये गलत करा है, तो अपन को वो चीज़ ज़्यादा याद रहती है ना। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे जानबूझ के रखा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि बहुत टाइम पे होती रहती है, इसलिए, ठीक है। देखो मैंने नीचे तो माइनस करके ही सॉल्व करा ना, तो मतलब मैं तो गलत नहीं हूँ, मैंने आपको चेक करने के लिए ही करा है ये चीज़। वैल्यू पुट इन करी, आपका आंसर आ गया 0.053, ठीक है, 0.053 आंसर आया। अपन ने यहाँ पे पुट इन कर दिया 0.053, इसको इससे इंटू कर दिया। इस अब नेक्स्ट आता है कॉस्ट इक्विटी की निकालनी है अपन को, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए क्या कहा है, इक्विटी शेयर हैज़ 4 रुपीज़ फ्लोटेशन कॉस्ट, मार्केट प्राइस दे रखी है 24 पर शेयर की। नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड मतलब D1 दे रखा है 1, और ग्रोथ दे रखी है 5%, है ना। द फर्म हैज़ प्रैक्टिस
अब पेइंग ऑल द अर्निंग ऑफ द डिविडेंड, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला लेगा D1 डिवाइड बाय P0 प्लस G करके, क्योंकि अपने पास में तीनों चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए अब किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। फ्लोटेशन कॉस्ट 4 रुपीज़ है, मार्केट प्राइस, सॉरी आपको दिख नहीं रहा, फ्लोटेशन कॉस्ट 4 रुपीज़ है, मार्केट प्राइस 24 पर शेयर है। D1 अपन को दे रखा है 1 रुपीज़ और ग्रोथ दे रखी है 5%। तो डिविडेंड प्लस ग्रोथ अप्रोच लगेगी इसके अंदर। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जो अपन को मार्केट प्राइस दे रखी है, NP भी निकालते हैं अपन, उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट तो माइनस करनी ही है, ठीक है। तो अपने पास में मार्केट प्राइस दे रखी है 24, उसमें से माइनस करेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट जो कि है 4 रुपये की। वो माइनस करने के बाद में अपने पास में उसको अपन 1 से डिवाइड कर दिया, है ना, और प्लस ग्रोथ कर दी, तो अपने पास में आ गया 10%, दैट इज़ 0.10, ठीक है। जब ये 0.10 आया, अपन ने यहाँ पुट करा, इसको इससे इंटू करा, तो अपने पास में ये आ रहा, टोटल अपने पास में आंसर ये आ गया, ठीक है। तो अपना जो इसके अंदर क्वेश्चन में अपन से पूछा था ना कि बुक वैल्यू के बेसिस पे कैलकुलेट करो, तो अपना बुक वैल्यू के बेसिस पे तो कैलकुलेट हो गया, ठीक है, हो गया ना। तो अपना आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब रिमेनिंग आधा क्वेश्चन के लिए मार्केट वैल्यू वेट के अकॉर्डिंग अपन को बताना है। मार्केट वैल्यू वेट अपन को ये दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखें अपन, चलो देखिए यहाँ पे अब अपन इंटू करके निकालेंगे। देखो अपन ने ये सब करा होगा, 5 लाख जो है, ठीक है, 5 लाख अगर 100 के अकॉर्डिंग है तो 105 के अकॉर्डिंग कितना होगा, दैट इज़ 5,25,000। तो अपन ने यहाँ क्या लिख दिया, 5,25,000, ठीक है। नेक्स्ट प्रेफरेंस की बात आती है, 5 लाख जो है वो अपने कितने 100 रुपीज़ पर शेयर है, 100 के अकॉर्डिंग है, तो 110 के अकॉर्डिंग कितना होगा, दैट इज़ 5,50,000। तो यहाँ पे लिख दिया 5,50,000। नेक्स्ट वी हैव 10 लाख रुपीज़ के इक्विटी शेयर्स हैं, आपको दिख रहा है ना, ये जो है ये 10 रुपीज़ के बेसिस पे हैं, लेकिन अपन को 24 पे चाहिए, तो 24 पे कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू 24 लाख, सॉरी, है ना। अब वेट वापस उसी तरीके से निकालना है, 5,25,000 जो है अपना, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल से, दैट इज 34, 75 और 30, दैट इज इक्वल्स टू 0.151। तो ये अपन ने लिख दिया। ऑलवेज टेक 3 डिजिट आफ्टर, जो अपना पॉइंट की बात के 3 वो लिया करो डिजिट्स, ठीक है। अब वही सेम पैटर्न से अपन को कैलकुलेट करना है। अब देखिए जो अपना डिवेंचर्स है वो तो सेम रहेगा यहाँ पे, जो अपना प्रेफरेंस है वो भी सेम रहेगा, और जो अपना ये इक्विटी है ये भी सेम रहेगा, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो वही है ना, अपन अब एक्स्ट्रा कुछ थोड़ी निकाल सकते हैं। तो इस बेसिस पे अपन ने ये कैलकुलेट करा, इसको इससे इंटू करा, दैट इज़ ये आंसर आ गया अपने पास में, ये गलत है, ठीक है। फिर ये टोटल करके अपने पास में आ गया। तो अपन ने दोनों तरीके से आंसर पुट इन करके रख दिया इनके लिए, कि आपको बोला था कि आप इससे निकालो, उससे भी निकाल दिया। अब देखिए अगर आप बोलो कि मैम थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बुक वाले सही हैं, आप गलत हो, तो देखिए अपना फर्स्ट वाले फॉर्मूले से कितना आंसर निकला था, 0.7669, और दूसरे वाले से कितना निकला है, 0.85, यहाँ पे भी 0.85। इसी के साथ में आपका जो इलस्ट्रेशन नंबर 12 है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 13। रीड करिए। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 13 क्या कह रहा है, XYZ लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर विच इज़ कंसिडर टू बी ऑप्टिमम एज ऑन 31 मार्च 2018। डिवेंचर्स दे रखे हैं 14% वाले, दैट इज़ 30,000 के, और 11% प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे हैं, दैट इज़ 10,000 रुपीज़ के, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे हैं 10,000 शेयर्स हैं, जिनकी वैल्यू कितनी है, 1,60,000, ठीक है, टोटल अपने पास में है। द कंपनी शेयर हैज़ मार्केट प्राइस ऑफ 223.60, मार्केट प्राइस P0 है, करंट मार्केट प्राइस है ये, है ना। और न्यू ईयर का डिविडेंड पर शेयर, नेक्स्ट ईयर क्या हो गया, दैट इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड, दैट इज D1 जो कि अपने पास में है 50 फॉर द ईयर 2018 EPS, ठीक है। द फॉलोइंग आर द ट्रेंड ऑफ EPS, ये 10 साल के EPS का ट्रेंड है, ठीक है, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कंटिन्यू फॉर फर्दर, ठीक है। अब अगर अपन एक बात देखें, देखिए ये जो अपना EPS दे रखा है ना, इसमें ग्रोथ कितने % से आ रही है, अपन ये कैलकुलेट करें, अपन ये देखें तो इन सब के अंदर ग्रोथ आ रही है 10% की रेट से,
अब आप बोलेंगे मैम ये 10% की ग्रोथ आपने किस बेसिस पे निकाली, तो देखिए आपको मैं कैलकुलेट पे दिखाती हूँ, यहाँ से देखिएगा, ठीक है। 1.00 प्लस 10% दैट इज़ 1.1 जो कि अपना यहाँ आ गया, प्लस 10% दैट इज़ 1.21, प्लस 10% दैट इज़ इक्वल्स टू 1.33, प्लस 10% दैट इज़ 1.46, प्लस 10% दैट इज़ 1.61, plus 10% that is 1.77, plus 10% that is 1.95, plus 10% that is 2.15, plus 10% that is 2.36। इसको राउंड ऑफ ले लीजिएगा 57 को 6 में, ठीक है। तो अपन को ये पता चल रहा है कि अपने हर ईयर की ईपीएस के अंदर 10% की ग्रोथ है, ये अपन ने निकाल लिया। अब अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा डी वन के लिए। आप बोलोगे मैम गिवन तो है, बट यही चीज़ देखिए, मैं इस बात को कह के निकल गई और आई नो कि किसी बच्चे ने नहीं टोका होगा अभी इस टाइम पे कि मैम डी1 के लिए तो इसने कहा है। देखिए द नेक्स्ट ईयर डिविडेंड पर शेयर इज 50%, दैट इज ओके, दैट इज डी1 फॉर ऑफ ईयर 2018 ईपीएस। 2018 का ईपीएस का 50% जो है वो है आपका डी1 जो है एक्सपेक्टेड डिविडेंड। तो ये जो है 2.36 को अपन इंटू करेंगे 50% से, तो अपने पास आएगा 1.18। 1.18 जो है वो आपका डी1 है। इसी छोटी छोटी मिस्टेक्स के अकॉर्डिंग आपके है ना ये जो मार्क्स कटते हैं, इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। द कंपनी इशू न्यू डिबेंचर्स कैरिंग 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द करंट मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर इज 96 रुपीज़, ठीक है। न्यू डिबेंचर्स कैरी कर रहे हैं 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में, और करंट मार्केट प्राइस कितनी है आपके डिबेंचर्स की, दैट इज 96 रुपीज़। प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे हैं अपन को 9.20 विद एनुअल डिविडेंड कितना है 1.1 पर शेयर का, एंड ऑल्सो इशू द कंपनी इन दी 50% टैक्स बास्केट के अंदर। कैलकुलेट क्या करना है अपन को, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो पढ़ ली, करना क्या है ये बताओ है ना। करना क्या है अपन को, कॉस्ट ऑफ न्यू डेप्थ निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, कंज्यूमिंग न्यू इक्विटी फॉर रिटेन अर्निंग के साथ में कैलकुलेट करनी है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विद न्यू इक्विटी न्यू शेयर्स आर इशू, हाउ मच कैन यू स्पेंड टू इन्वेस्ट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स मस्ट बी सोल्ड। अज्यूम करना है रिटेन अर्निंग कितनी है नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट की, 50% है ऑफ 2018 के। What will be the marginal cost of capital when the fund exceeds the amount of capital calculated in assuming the, ये इसके नीचे है ना, अज्यूमिंग द इशू एट 20%, ठीक है। तो एमपीएस कितना दे रखा है, चेंज हो गया। जो एमपीएस अपना यहाँ पे कितना था 23.60 था ना, उसको चेंज करके इन्होंने क्या कर दिया, इनको चेंज करके इन्होंने कर दिया 20%। अब देखिए सबसे पहले छोटा छोटा काम करते हैं मैम, देखो एक साथ इतना सारा तो होगा नहीं टेंशन मत लो, मस्त रहो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन गिवन लिख देंगे एज यूजुअल। मार्केट प्राइस P0 क्या दे रखा है 23.60, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन था, देखिए फर्स्ट लाइन ही, अब ये मत भूलिएगा कहाँ गिवन था, ये रहा 23.60, राइट। तो यहाँ पे बने 23। D1 जो मैंने आपको बताया था 50% ईपीएस का, तो 2.36 जो आपका 2018 का ईपीएस है, इंटू कर देंगे 50%, तो अपने पास आ गया 1.18, ठीक है। ईपीएस अपन को गिवन है 10 ईयर्स का, है ना। अब कंप्यूट करना है न्यू डिबेंचर्स जिसकी रेट क्या है 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, करंट मार्केट कितना है प्राइस दैट इज 96, प्रेफरेंस शेयर 9.20, एनुअल डिविडेंड 1.1 और टैक्स दे रखा है ये। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं अपना डेप्थ। न्यू टैक्स आफ्टर टैक्स है क्योंकि टैक्स गिवन है, तो इंटरेस्ट कितना निकला, इंटरेस्ट अपन को 16% की रेट से दे रखा है। इंटरेस्ट रेट 100 का 16% अगर आप करोगे तो दैट इज इक्वल्स टू 16 रुपीज़ ओनली, है ना। 16 ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स या फिर मार्केट प्राइस, जो अपन को मार्केट प्राइस दे रखी है, कैलकुलेट करा दैट इज इक्वल्स टू 0.0383। चलो पहला क्वेश्चन तो अपना सॉल्व हो गया, टिक मार दिया यहाँ पे अपन ने टिक, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने को प्रेफरेंस पूछा था, तो पीडी डिवाइडेड बाय एनपी। पीडी अपन को देखिए डिविडेंड अपन को क्वेश्चन में ही गिवन था 1.1 पर शेयर, तो 1.1 लिख दिया, डिवाइड कर दिया अपन ने 9.20 जो कि प्रेफरेंस शेयर्स की रुपीज़ थी, मार्केट प्राइस थी, से करा तो 0.10 आ गया, 10 क्या 0.12 आ गया। तो सेकंड भी चीज़ हो गई, तो इस पर भी टिक कर दिया। नेक्स्ट अपन से क्या पूछा है, न्यू इक्विटी शेयर्स अपन से पूछे हैं, दैट इज D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस ग्रोथ। D1 अपन ने निकाला है 1.18,
डिवाइड कर देंगे P0 जो करंट मार्केट प्राइस थी, दैट इज क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन 23.60 प्लस ग्रोथ जो कि अपन ने कैलकुलेट करी थी कि हर EPS के अंदर 10% की रेट से ग्रोथ आ रही है, किस तरीके से कैलकुलेट करी थी वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके फिर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर्म कैलकुलेट करा, दैट इज इक्वल्स टू 0.15, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन क्या पूछा गया, अपन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है मार्जिनल कॉस्ट कैपिटल व्हेन न्यू शेयर्स आर इशू, ठीक है। तो अपन यहाँ लिखते हैं, कैसे करेंगे, जैसा अभी तक अपन लास्ट क्वेश्चन में करके आए थे ना, जस्ट अभी वही चीज़ करनी है। डिबेंचर्स प्रेफरेंस इक्विटी अपन को दे रखा है 30, 10 और 1,60,000, ये लिख दिया, टोटल आ गया। वेट निकालो, 30 डिवाइडेड बाय 2 लाख इज इक्वल्स टू 0.15, 10,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख दैट इज 0.05, 1,60,000 इज डिवाइडेड बाय 2 लाख इज इक्वल्स टू 0.80, ठीक है। ये अपन ने स्पेशल कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी जस्ट कैलकुलेट करिए न्यू वाले की 0.0833, 0.12, 0.15, ठीक है। इसको इससे इंटू करा तो अपने पास में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आई, इसका टोटल आ गया 0.1385, है ना। इजी था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। चलिए अब नेक्स्ट चीज़ क्या पूछिए, हाउ मच कैन यू स्पेंड for capital investment before new ordinary shares must be sold, assuming that retain earning next year की कितनी है 50% है 2018 की। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब क्या करना है, रिटेन अर्निंग EPS का 50% है, रिटेन अर्निंग कैसे निकालेंगे, रिटेन अर्निंग इज 50% ऑफ कितना 2.36, EPS 2.36 यहाँ से निकाला है, 2018 का EPS था 2.36, 2.36 का 50% है, इनटू कर देंगे कितने शेयर्स है अपने पास में 1000 शेयर्स है टोटल, है ना। यहाँ देखिए इधर दे रखा है क्वेश्चन में आपको, ये रहे ना फर्स्ट लाइन, देखिए ऊपर, वो अपन क्वेश्चन को यहीं से सॉल्व कर रहे थे इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। देखिए यहाँ इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं, कितने हैं 10,000 है, तो उस बेसिस पे निकाला है। तो अपन ने क्या करा, 2.36 इंटू 1000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड बाय इंटू कर दिया इससे 50%, तो अपने पास में आ गया 11,800, ठीक है। इसका 80% निकाला अपन ने, सॉल्व करा तो 11,800 डिवाइडेड बाय 0.80, 80% है ना ऑर्डिनरी अर्निंग, तो इस बेसिस पे अपन ने निकाला तो अपना ही आ गया। ओके, लास्ट पॉइंट अपन से क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन द एक्सेस फंड ऑफ अमाउंट कैलकुलेटेड इन थर्ड अज्यूम न्यू इक्विटी शेयर्स, दैट इज मार्केट प्राइस नहीं अज्यूम करनी है, ठीक है। तो इफ द कंपनी स्पेंड एक्सेस 14,750 इट विल हैव अ न्यू इशू शेयर्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट दैट इज 1.18 डिवाइडेड बाय 20 तो प्लस ग्रोथ, वो अपना निकाला था ना अपन ने D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस ग्रोथ, इतना कोई ऐसे मैंने कोई नई चीज़ नहीं बता दी कि आप ऐसे शॉक हो रहे हो, ठीक है। D1 डिवाइड बाय P0, D1 अपन ने कैलकुलेट करा था डिवाइड बाय P0, P0 क्वेश्चन ने बोला है कि अब आप जो पहले ले रहे थे उसको भूल जाओ, नया P0 आप लीजिए कितना 20 प्लस ग्रोथ वही सेम रहेगी, तो के ही आ गया अपने पास यही। अब अपन वापस से वही लिखेंगे, डिबेंचर्स प्रेफरेंस इक्विटी, अपन ने इन सब की जो वैल्यू अभी निकाली वो, ठीक है। और फिर ये यहाँ से ये जो अपन ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली सबकी, यहाँ पे ये वाला चेंज होएगा, जो अपन ने जस्ट अभी के ही निकाली ये वाली चेंज है, बाकी सेम है। इसको इससे इंटू करा तो अपने पास में फाइनल आंसर आ गया, दैट इज 0.1457। इसी के साथ में अपना जो इलस्ट्रेशन नंबर 13 है वो भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ नीचे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अब अपने इसके अंदर देखा जाए तो वैसे तो बहुत से इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है। देखिए आप एक बार इसको ट्राई कर लीजिएगा, अगर आपको कोई भी इलस्ट्रेशन नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि हर एक इलस्ट्रेशन को इस वीडियो के एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, जस्ट बिकॉज अभी आप खुद जानते हैं कि कितना ज़्यादा टाइम अपन को एक एक क्वेश्चन में लग रहा है, एक एक क्वेश्चन में एटलीस्ट अपन को 10 मिनट्स तो लग ही रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस चक्कर में अगर मैं इसको सेकेंड पार्ट के सेंस में भी बना सकती हूँ, ठीक है।
और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली भी मुझसे कन्वे कर सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ में अपन ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई ऐसा एज सच डिफरेंट क्वेश्चंस इसमें पूछा नहीं जा रहा है, सेम ही टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन चल रहे हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप श्योरली आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करना जल्द से जल्द पॉसिबल जितना होगा उतना करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।